उस पूरी की पूरी सीरीज में जहां जीरो मेंशन होगा उस डाटा पॉइंट का मतलब है कि दैट पर्टिकुलर रो इज रिलेटेड टू द मेल काउंटर पार्ट, और एज कंपेरिजन टू जहां पे वन लिखा होगा उसका मतलब है कि हम फीमेल काउंटर पार्ट की बात कर रहे हैं कि उनको कितना वेज मिल रहा है। कि आपने बेंचमार्क वेरिएबल क्या ले रखा है, बेस वैल्यू किसको ले रखा है, राइट। बेस जो रिप्रेजेंट करता है वो रिप्रेजेंट करता है किसको, जो आपका कांस्टेंट है वो रिप्रेजेंट करेगा बेस वेरिएबल को, यहां पे डमी के कंटेक्स्ट में। मीन बीइंग मैरिड आपका जो वेज रेट है वो $1.34 ज्यादा है एज कंपेरिजन टू जो मेल अनमैरिड है उनके कंपेरिजन में अगर आप देखते हैं तो। इट मींस कि दो आपके अलग अलग डमी आपने क्रिएट कर दिए। अब ये मैटर करता है कि आपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल किसको लिया है किसको नहीं लिया है, क्योंकि इंटरप्रिटेशन उसी हिसाब से चेंज होगी। तो आज हम डमी वेरिएबल में अनोवा मॉडल कर रहे हैं। अनोवा का मतलब होता है एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। पहले हम एक क्वालिटेटिव वेरिएबल को डमी वेरिएबल बनाते हैं और एनालिसिस करके देखते हैं कि उसके रिजल्ट्स को हम इंटरप्रेट कैसे करेंगे। फिर हम टू क्वालिटेटिव वेरिएबल को डमी वेरिएबल की फॉर्म में कन्वर्ट करके उनके एनालिसिस को देखते हैं कि दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, उनकी इंटरप्रिटेशन बेसिकली जो आपके मॉडल के रिजल्ट आएंगे उनकी इंटरप्रिटेशन कैसे रहने वाली है। तो थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल को इंक्लूड करके रखेंगे, साथ के साथ साइमल्टेनियसली रन करेंगे हम। सबसे पहली चीज है कि आपके पास जो मॉडल है वो ये है कि वेज रेट जो डिफरेंट जेंडर को मिलता है, मेल या फीमेल, अगर हम दो जेंडर को लेके चल रहे हैं तो बीइंग फीमेल आपका वेज रेट वो क्या मेल के मुकाबले में ज्यादा है या कम है। यहां पे जो आपको फीमेल वेरिएबल दिखाई दे रहा है दिस इज ए डमी वेरिएबल, जहां पे ये पूरी की पूरी जो लिस्ट है इसमें अगर 1 लिखा हुआ है उसका मतलब है कि वी आर टॉकिंग अबाउट फीमेल, अगर 0 लिखा हुआ है उसका मतलब है कि वी आर टॉकिंग अबाउट दे आर द मेल्स। उस पूरी की पूरी सीरीज में जहां 0 मेंशन होगा उस डाटा पॉइंट का मतलब है कि दैट पर्टिकुलर रो इज रिलेटेड टू द मेल काउंटर पार्ट, और एज कंपेरिजन टू जहां पे 1 लिखा होगा उसका मतलब है कि हम फीमेल काउंटर पार्ट की बात कर रहे हैं कि उनको कितना वेज मिल रहा है। हमारे पास अगर हम डाटा को डिस्क्राइब करें तो वी कैन सी, हमने सिर्फ और सिर्फ लिखना है, यहाँ पे डिस्क्राइब करके एंटर करेंगे तो हमारे पास पूरे के पूरे डाटा का एक डिस्क्रिप्शन आ जाएगा कि दिस इज द डाटा सेट दैट वी हैव। अब इस डिस्क्रिप्शन में आपको देखने को मिल रहा है कि टोटल ऑब्जर्वेशन हमारे पास कितनी है, 526 ऑब्जर्वेशंस हैं। मींस 526 रोज हैं हमारे पास मेल एंड फीमेल की कंबाइंड, राइट। जिसमें आपको देखने को मिलेगा कि जो फीमेल वेरिएबल है उसको 1 तब कहा गया है जब वी आर टॉकिंग अबाउट द फीमेल, राइट, और बाकी की जगह जो है वो 0 है ना। तो अनोवा मॉडल में हम चेक क्या करते हैं, हम चेक करते हैं एनालिसिस ऑफ वेरिएंस की जो मीन वैल्यू आ रही है, फीमेल को जो वेज रेट मिल रहा है और मेल को वेज रेट मिल रहा है, दोनों की जो मीन वैल्यू आ रही है क्या वो मीन वैल्यू सिग्निफिकेंटली डिफरेंट है कि नहीं है दोनों की, ये हमें चेक करना है इस पर्टिकुलर मॉडल में। ऑल्दो आप ये अनोवा की हेल्प से भी कर सकते हो और यहां पे हम लीस्ट स्क्वायर डमी वेरिएबल रिग्रेशन लगा के भी इस चीज को चेक कर सकते हैं कि क्या सिग्निफिकेंट डिफरेंस है कि नहीं है दोनों की दोनों वेज रेट में। अनोवा में आप सिर्फ और सिर्फ क्वालिटेटिव वेरिएबल को इंडिपेंडेंट वेरिएबल बनाते हैं और उसको इंसर्ट करते हैं अपनी इक्वेशन के अंदर। जब हम इसको रन करके देखेंगे तो रन करके हमें देखो क्या दिखाई देगा। रन करने का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल, हमने REG लिखना है, राइट, एंड देन हमें अपना डिपेंडेंट वेरिएबल इंसर्ट करना है जो कि हम वेज ले रहे हैं, एब्सोल्यूट फॉर्म में वेज ले रहे हैं। यहां पे देखो एवरेज आवरली अर्निंग्स की बात हो रही है, वेज रेट मींस जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो एब्सोल्यूट फॉर्म में है, लॉग की फॉर्म में नहीं ले रहा हूं अभी मैं, इसका इंटरप्रिटेशन कुछ और होगा। अगर लॉग की फॉर्म में लेंगे तो उसका इंटरप्रिटेशन कुछ और होगा, राइट। इसमें जो इंटरप्रिटेशन आएगा वो आपका जो एब्सोल्यूट फॉर्म का इंटरप्रिटेशन आएगा। लॉग में लेंगे तो परसेंटेज, कितना परसेंटेज ऊपर नीचे है उस फॉर्म में आपको डिफरेंस दिखाई देगा। जैसे हम एनालिसिस में रिग्रेशन डालते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल वेज लेते हैं, इसके बाद इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो फीमेल डमी लेते हैं। जैसे हमने एंटर मारा हमारे रिजल्ट हमारे सामने है। अब ये जो मॉडल है इसकी जो आर स्क्वायर की वैल्यू है वो है 11%। इट मींस कि सिर्फ और सिर्फ मेल होना और फीमेल होना 11% के वेरिएशन को डिफाइन कर रहा है आपके डिपेंडेंट वेरिएबल में, वेज वाले वेरिएबल में, राइट। और इसके कोफिशिएंट की वैल्यू आपको क्या दिखाई दे रही है, कोफिशिएंट की जो आपकी कांस्टेंट की वैल्यू है वो क्या है, 7.10 के आसपास, एंड दैट इज ऑल्सो स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट वैल्यू दैट यू हैव। कैसे पता चला स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट वैल्यू है, क्योंकि उसकी टी वैल्यू बहुत बड़ी है,
और टी वैल्यू के कंटेक्स्ट में जो आपको पी वैल्यू दिखाई दे रहा है वो भी उसका बहुत ही छोटा है, मींस पी वैल्यू 0.05 से कम है। आपको स्क्रीन पे क्या दिखाई दे रहा है, 0.0000 दिखाई दे रहा है ना। सो इट मींस कि जो पी वैल्यू आया है वो 0.05 से कम है। तो आपका जो नल हाइपोथेसिस था जो ये कहता था कि कोई सिग्निफिकेंट रिलेशन नहीं है, वो रिजेक्ट हो गया। ये सिग्निफिकेंट वैल्यू आपको आपके सामने आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रही है। दूसरा, जब आप बीटा वन कोफिशिएंट को देखते हैं तो बीटा वन कोफिशिएंट आपका कितना आया, बीटा वन कोफिशिएंट आया -2.51, और ये भी स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है। क्यों? क्योंकि इसकी जो टी आप पी वैल्यू देखोगे, अगेन इसकी पी वैल्यू भी लेस देन 0.05 है। इसकी वैल्यू अगर 0.05 से कम है तो इट मींस कि जो नल हाइपोथेसिस था वो क्या था, वो ये था कि जो बीइंग फीमेल होना वेज रेट पे कोई भी सिग्निफिकेंट डिफरेंस क्रिएट नहीं करता एज कंपैरिजन टू योर मेल काउंटर पार्ट। वो वाला जो नल हाइपोथेसिस था वो आपने रिजेक्ट कर दिया। अगर रिजेक्ट कर दिया तो दोनों की वेज रेट के अंदर सिग्निफिकेंट फर्क है, लेकिन कितना सिग्निफिकेंट फर्क है ये आपको पता चल रहा है जो बीटा वन की आपकी वैल्यू आई है उससे, दैट इज -2.51। इट मींस कि फीमेल 2.51 ऑन एन एवरेज पर आर डॉलर कम कमाती है एज कंपेरिजन टू देयर मेल काउंटर पार्ट, राइट। दैट इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर डमी वेरिएबल। जो इसके आपके रिग्रेशन कोएफिशिएंट है इसका ये मतलब है। अब आगे अगर आपको देखना है कि कई बार होता क्या है कि यहां पे एक चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस की है, वो क्या कि आपने बेंचमार्क वेरिएबल क्या ले रखा है, बेस वैल्यू किसको ले रखा है, राइट। बेस जो रिप्रेजेंट करता है वो रिप्रेजेंट करता है किसको, जो आपका कांस्टेंट है वो रिप्रेजेंट करेगा बेस वेरिएबल को, यहां पे डमी के कंटेक्स्ट में। मींस जो आपने जीरो वैल्यू ले रखा है यहां पे, दैट इज मेल, इस मेल को रिप्रेजेंट कौन करेगा, ये आपका कांस्टेंट रिप्रेजेंट करेगा। इट मींस कि जो मेल का आवरली वेज रेट है ऑन एन एवरेज वो कितना है, $7.10 पर आवर, और फीमेल कितना कम कमा रही है, -$2.51 पर आवर कंपेरेटिवली कम कमा रही है एज कंपेरिजन टू देयर फीमेल काउंटर पार्ट, राइट। सो दिस इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर वेरिएबल। अब कई बार हमें देखना होता है कि ये तो हमने सिंगल क्वांटिटेटिव वेरिएबल की, क्वालिटेटिव वेरिएबल की बात की कि सिंगल क्वालिटेटिव वेरिएबल हमने रिग्रेशन इक्वेशन के अंदर इनपुट किया और उसके रिजल्ट आपके सामने ये। कई बार होता क्या है कि आप दो क्वालिटेटिव वेरिएबल भी उसके अंदर इंसर्ट कर देते हो, अब वहां पे इंटरप्रिटेशन आपका थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। इंटरप्रिटेशन देखो चेंज कैसे होगा उसको समझने की कोशिश करते हैं। अब हम क्या करते हैं, फीमेल को हमने ले रखा है पहले से, क्वालिटेटिव वेरिएबल को हमने क्वांटिटेटिव फॉर्म में कन्वर्ट करके मींस डमी वेरिएबल बना के उसको एज ए इंडिपेंडेंट वेरिएबल इनपुट कर रखा है। अब हमने क्या करना है, अब हम क्या करते हैं, एक और क्वालिटेटिव वेरिएबल को इंसर्ट कर देते हैं। लेट्स सपोज करो हम कहते हैं ना कि मैरिज होने के बाद हो सकता है कि उसके वेज रेट पे पॉजिटिव इफेक्ट पड़े या नेगेटिव इफेक्ट पड़े, वी डोंट नो अबाउट इट, बट वी कैन चेक कि बीइंग मैरिड का क्या पॉजिटिवली इफेक्ट पड़ रहा है उनके वेज रेट पे या नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है। तो हमने क्या किया, हमने अपने इस पर्टिकुलर इक्वेशन में बीइंग मैरिड को इंसर्ट कर दिया। मींस यहां पे हमने एक और इंडिपेंडेंट वेरिएबल इंसर्ट कर दिया, दैट इज मैरिड। मींस कि अगर 1 है तो मींस वो बंदा मैरिड है, अगर 0 है तो वो बंदा अनमैरिड है, राइट। कोई डाउट नहीं ना, ओके। सो जैसे ही आपने एक और क्वालिटेटिव वेरिएबल को एज ए डमी वेरिएबल कन्वर्ट करके उसको इंसर्ट किया, जब आप अपने रिग्रेशन रिजल्ट देखते हैं, एंटर करेंगे तो आपके रिग्रेशन रिजल्ट आपके सामने है। रिग्रेशन रिजल्ट में आपको देखो क्या दिखाई दे रहा है, रिग्रेशन रिजल्ट में आपको दिखाई दे रहा है जो कांस्टेंट की वैल्यू है, अब वैल्यू कितनी होगी कांस्टेंट की, 6.18, एंड दैट इज ऑल्सो स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंट वैल्यू दैट यू हैव। अगेन क्यों, क्योंकि इसकी जो पी वैल्यू है वो लेस देन 0.05 है। क्यों, क्योंकि इसकी टी वैल्यू जो है वो 20.86 है। जैसे ये टी वैल्यू 1.96 से ऊपर होती रहेगी ना, आपकी पी वैल्यू 0.05 से नीचे होती रहेगी, और जैसे जैसे ये वैल्यू टी वैल्यू बड़ी होती रहेगी वैसे वैसे आपकी पी वैल्यू कम होती रहेगी, और पी वैल्यू जैसे जैसे कम हो रही है आपका नल हाइपोथेसिस क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। तो आपको पहले तो आपकी जो कांस्टेंट वैल्यू है वो 6.18 दिखाई दे रहा है एब्सोल्यूट फॉर्म में। क्यों एब्सोल्यूट फॉर्म में, क्योंकि हमने जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसको एब्सोल्यूट फॉर्म में ले रखा है।
इंडिपेंडेंट वेरिएबल की अगर आप बात करते हैं तो जो फीमेल वाला इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसकी वैल्यू अब क्या होगी 2.29, एंड दैट इज ऑल्सो स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंट वैल्यू दैट यू हैव, राइट, क्योंकि इसकी अगेन टी वैल्यू क्या है -7.58, इट मींस कि ये 1.96 एब्सोल्यूट 1.96 से एब्सोल्यूट 7.58 ज्यादा है, तो आपका जो पी वैल्यू है वो क्या होगा, कम होगा। 1.96 से जैसे ज्यादा आने लगा तो पी वैल्यू की वैल्यू 0.05 से कम होनी शुरू होगी, राइट। तो ऐसे ही आपको दिखाई दे रही है कि जो पी वैल्यू है आपकी इस पर्टिकुलर फीमेल बीटा कोएफिशिएंट की वो 0.000 है, तो 0.05 से तो कम है ना। सो इट मींस कि जो ये आपका रिग्रेशन कोएफिशिएंट आया है ये भी क्या है, स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट रिग्रेशन कोएफिशिएंट है। अगेन आपका जो तीसरा बीटा 2 जो रिग्रेशन कोएफिशिएंट आया है उसकी वैल्यू क्या है 1.34, लगभग 1.34 प्लस का 1.34, और ये जो वैल्यू है ये भी क्या है, स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है। क्यों, क्योंकि इसकी जो टी वैल्यू है 4.32 है और उसकी जो पी वैल्यू है वो 0.000 दिखाई दे रही है, इट मींस की लेस देन 0.05 है, राइट। तो ये जो वैल्यू है ये भी आपकी स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट वैल्यू आपके सामने है। अब इसकी इंटरप्रिटेशन देखते हैं कि इसकी इंटरप्रिटेशन क्या होगी। फिर जब दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपने इंसर्ट कर दिए तो इनकी इंटरप्रिटेशन क्या होगी, ये समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली बात देखो, जो आपका ये पर्टिकुलर जो कांस्टेंट वैल्यू आ रहा है, ये कांस्टेंट वैल्यू क्या दिखा रहा है, ये कांस्टेंट वैल्यू दिखा रहा है मेल अनमैरिड जो है, जो मेल अनमैरिड है मींस जो 0-0 दोनों साइड है उनके कंपैरिजन में जो फीमेल का वेज रेट है वो क्या है, जो बीइंग मैरिड का वेज रेट है वो क्या है। इट मींस कि जो मेल अनमैरिड है, मेल जो अनमैरिड है उसका आवरली वेज रेट कितना है, $6.18 पर आवर का उसका अर्निंग वेज रेट है, राइट। और जब आप बीइंग फीमेल देखते हैं तो बीइंग फीमेल आपको कम अर्निंग है $2.29 पर आवर की, एज कंपेरिजन टू द मेल हु आर द अनमैरिड वन, राइट। और फिर जब आप देखेंगे कि बीइंग मैरिड से जब आप कंपैरिजन करेंगे तो बीइंग मैरिड आपका जो वेज रेट है वो $1.34 ज्यादा है एज कंपैरिजन टू जो मेल अनमैरिड है उनके कंपैरिजन में अगर आप देखते हैं तो। सो दिस इज द इंटरप्रिटेशन, मींस जब डमी वेरिएबल की आप बात करते हैं तो डमी वेरिएबल के अंदर जब आप क्वालिटेटिव वेरिएबल को डमी वेरिएबल में ट्रांसफॉर्म करके उसके इंटरप्रिटेशन की बात करते हैं तो इंटरप्रिटेशन चेंज हो जाता है, जैसे ही आप और भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल इंसर्ट करते रहते हो, मींस डमी वेरिएबल को एज ए इंडिपेंडेंट बना के इंसर्ट करते रहते हो अपनी रिग्रेशन इक्वेशन के अंदर, राइट। कोई डाउट किसी को इस बात में, नहीं, ओके। अब कई बार क्या होता है कि अब ये चॉइस ऑफ रिसर्चर है कि वो इस कांस्टेंट को अपनी रिग्रेशन इक्वेशन में इंक्लूड करना चाहता है या फिर इस कांस्टेंट को जस्ट रिमूव करना चाहता है बाहर, कि कोई रेलिवेंस ना रहे, मैंने क्या करना है सारे के सारे डमी वेरिएबल को इंसर्ट करना है। अब डमी वेरिएबल को अगर आप सारे के सारे डमी वेरिएबल इंसर्ट कर दोगे ना विदाउट कांस्टेंट को सप्रेस करे तो यहां पे क्रिएट होता है क्या, डमी वेरिएबल ट्रैप, राइट। डमी वेरिएबल ट्रैप का मतलब क्या होता है, जहां पे परफेक्ट कोलिनियरिटी आ जाती है, मींस जो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उनके बीच के अंदर परफेक्ट कोरिलेशन अगर आपने एस्टेब्लिश कर दिया तो वहां पे जो आपके रिग्रेशन रिजल्ट हैं वो क्या आएंगे, गलत आएंगे, या फिर आपका अगर सॉफ्टवेयर है वो आपको रन ही नहीं करके देगा, एक्सक्लूड कर देगा उस पर्टिकुलर वेरिएबल को, जिसकी वजह से आपके रिजल्ट्स वो अनबायस आने वाले हैं। ओके, चेकआउट करके देखते हैं। सबसे पहले इसके लिए हमने क्या करना है, इसके लिए हमने एक नया वेरिएबल क्रिएट करना है, राइट। तो नया वेरिएबल क्रिएट करके देखते हैं। नया वेरिएबल देखो कैसे क्रिएट किया जा सकता है। हमने नया वेरिएबल क्रिएट करना है, मान लो बीइंग मेल का। हमने अभी तो एक ही सीरीज बना रखा है ना, एक सीरीज में हमने क्या लिया हुआ है, एक सीरीज में हमने फीमेल ले रखा है पूरा का पूरा, मींस 1 होगा अगर फीमेल है, 0 होगा मेल है। अगर मैं दूसरा सीरीज और बना लूं, दूसरे सीरीज में मैंने लिखना है कि जो मेल है वो 1 हो जाए और जो फीमेल है वो 0 हो जाए, और दो हमारे पास सीरीज आ गया अलग अलग। इट मींस कि दो सीरीज जो अलग अलग आपके पास आया वो दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल अगर आप रिग्रेस करा के देखते हो विद कांस्टेंट टर्म एंड विदाउट कांस्टेंट टर्म तो रिजल्ट कैसे आते हैं इसको पता करते हैं, राइट।
लेट्स चेक इट आउट। इसके लिए आपने जनरेट करना है एक वेरिएबल, जिसको मैं कह रहा हूं जनरेट करो एक वेरिएबल मेल, ठीक है। और वो जो जनरेटेड वेरिएबल है उसको आप रिप्लेस कर दो मेल को, किसे, 1 से रिप्लेस कर दो इफ फीमेल क्या है, फीमेल वाले वेरिएबल में क्या है, 0। ये जो डबल इक्वल है ना, दैट इज द कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर में ये पर्टिकुलर लाइन आपको क्या बता रही है कि जो आपने मेल वाला वेरिएबल बनाया, उस मेल वाले वेरिएबल में आप सारी की सारी जो भी फीमेल वाले वेरिएबल के अंदर 0 है ना, उसको कन्वर्ट करके 1 कर दो, राइट। एंड अगेन जो बचे हुए कॉलम हुए मेल के, उसके अंदर आपने क्या करना है, 0 कर देना है इफ फीमेल क्या हो, 1। मतलब जहां पे फीमेल वाले 1 है, मेल वाले कॉलम में वो 0 कर दो, जहां पे फीमेल में जो है वो 0 है, वहां मेल वाले कॉलम में क्या कर दो, 1 कर दो, राइट। तो ये हमारे पास अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारे पास एक अलग वेरिएबल क्रिएट हो जाएगा। इसको जस्ट आपने कॉपी करना है और कमांड लाइन में आपने करके एंटर करना है, आपके सामने आपके रिजल्ट दिखाई देंगे। सो पहले आपको क्या दिखाई दे रहा है, आपका मेल एक वेरिएबल जनरेट हो गया, 526 आपके पास ऑब्जर्वेशन है, सारे मिसिंग है। अब हम उस कॉलम को भर रहे हैं। सबसे पहले हमने 1 से भरा जहां पे फीमेल 0 है, तो इट मींस कि 274 ऑब्जर्वेशन आपके पास ऐसी हैं जो कि मेल की हैं। आपके 526 के डाटा सेट में कितने मेल हैं, 274 मेल हैं, और फीमेल कितने हैं, 252 आपके पास फीमेल के ऑब्जर्वेशंस हैं। सो अब आप अगर वेरिएबल में देखेंगे तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, देखो नीचे, ये आपका जो वेरिएबल है ये मेल वेरिएबल क्रिएट हो गया, राइट। डाटा एडिटर में जाके देखेंगे तो आपको पूरा का पूरा सीरीज दिखाई देगा, पूरा सीरीज है ये वाला। अब यहां पे जहां 0 है ये फीमेल है, पहली 2 ऑब्जर्वेशन देख रहे हो ना, 0 0। और फीमेल वाले कॉलम में जब आप देखेंगे पहली 2 ऑब्जर्वेशन, तो आपको क्या दिखाई देंगी, लेट्स चेक इट आउट। ये देखो 1 1। अगली ऑब्जर्वेशन जो है 5 ऑब्जर्वेशन क्या है, 0। मेल वाले में अगली 5 ऑब्जर्वेशन क्या है, 1। इट मींस कि 2 आपके अलग अलग डमी आपने क्रिएट कर दिए। अब ये मैटर करता है कि आपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल किसको लिया है, किसको नहीं लिया है, क्योंकि इंटरप्रिटेशन उसी हिसाब से चेंज होगी। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर आपने रिग्रेशन रन किया, राइट, रिग्रेशन आपने किया, किसको, वेज को बनाया एज ए डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, लेट सपोज करो आपने मेल को लिया, अभी फीमेल लिया था पहले, अभी हमने मेल को लिया। अब इंटरप्रिटेशन देखो चेंज कैसे होगा। जैसे आपने एंटर किया, आपको बीटा कोफिशिएंट मेल का क्या दिखाई दे रहा है, 2.51, और वो भी प्लस का। इट मींस कि जो फीमेल है उसके मुकाबले में जो मेल का वेज रेट है वो क्या है, $2.51 पर आवर ज्यादा है। और कांस्टेंट की वैल्यू क्या है अब आपकी, 4.58। इट मींस कि दिस इज द वेज रेट, आवरली वेज रेट ऑफ फीमेल। सो ये फीमेल जो है अब आपने बेस बना दिया, राइट। क्यों, क्योंकि वो जो पर्टिकुलर सीरीज है उसमें आपने 0 किसको ले रखा है, फीमेल को ले रखा है, और 1 किसको ले रखा है, मेल को ले रखा है। तो ऐसे आपकी इंटरप्रिटेशन चेंज हो जाती है अगर आपने डमी वेरिएबल में जो आपके डमीज बनाए हुए हैं उसमें 1 किसको बनाया हो, 0 किसको बनाया हो, ये बहुत मैटर करता है, पहली बात, राइट। दूसरा, अगर हम लेट सपोज करो ये करके चलते हैं कि हमने दोनों के दोनों वेरिएबल बीच में इंसर्ट कर दिए, रिग्रेशन करवाया वेज से, मेल को भी और फीमेल को भी, तो क्या रिजल्ट आपको दिखाई देंगे। जैसे आपने एंटर किया, आपको फीमेल वाला जो वेरिएबल है वो ओमिटेड दिखाई दिया ना, क्यों, क्योंकि यहां पे परफेक्ट कोलिनियरिटी है, परफेक्ट कोलिनियरिटी है। परफेक्ट कोलिनियरिटी का मतलब देखो, अब आपका जो कांस्टेंट वैल्यू है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो फीमेल को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, और आपने फीमेल को एज ए इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी डाल दिया। तो इट मींस कि दोनों के दोनों परफेक्टली कोरिलेट हो गए। इस वजह से ये जो पर्टिकुलर वेरिएबल है ये क्या हो गया, ओमिट हो गया ऑटोमेटिकली। सॉफ्टवेयर इसको इनटेक करेगा ही नहीं बिल्कुल भी। लेकिन अगर आप चाहते हैं दोनों के दोनों डमी वेरिएबल को अकोमोडेट करवाना, एज ए इंडिपेंडेंट वेरिएबल इंसर्ट करना अपनी इक्वेशन में, तो आप क्या करोगे देन, करके देखते हैं। लेट सपोज करो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, अगर इक्वेशन की फॉर्म में लिखूं तो आप ये चाहते हैं कि वेज इज इक्वल टू द बीटा 1 मेल प्लस बीटा 2 फीमेल प्लस एरर टर्म। अगर आप इस इक्वेशन को ड्राफ्ट करना चाहते हैं
तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लेट्स चेक इट आउट। इसको ड्राफ्ट करने के लिए आपको देखो यहां पे क्या सप्रेस करना पड़ रहा है, जो आपका कांस्टेंट है उसको सप्रेस करना पड़ रहा है, लेकिन इसकी इंटरप्रिटेशन चेंज हो जाएगी, ये ध्यान रखना, राइट। इसकी इंटरप्रिटेशन चेंज हो जाएगी। कैसे चेंज हो जाएगी, चेक करते हैं। आपने इसके लिए क्या करना है, स्टैटिस्टिक्स में जाना है, लीनियर रिग्रेशन आपने करना है। जैसे लीनियर रिग्रेशन आपने किया, डिपेंडेंट वेरिएबल आपने क्या ले रखा है, वेज। इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपने क्या ले रखा है, बीइंग फीमेल एंड बीइंग मेल, राइट। और सप्रेस कर देनी है क्या, कांस्टेंट टर्म। जैसे कांस्टेंट टर्म आपने सप्रेस किया और ओके दबाया, रिजल्ट आपके सामने। रिजल्ट देखो क्या दिखाई दे रहा है, अभी रिजल्ट वही है, लेकिन अभी पहले आपको क्या पता चल रहा था कि फीमेल मेल के मुकाबले में कितना डिफरेंस है दोनों में। अब आपको डिफरेंस निकालना पड़ेगा, राइट। अब आपको दोनों के दोनों रिग्रेशन कोएफिशिएंट यहां पे दिखाई दे रहे हैं, है ना। जो मेल का है वो है 7.10 और जो फीमेल का है वो आपको दिखाई दे रहा है 4.58, राइट, 4.58। और दोनों के दोनों स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंट भी है। क्यों, क्योंकि इसकी पी वैल्यू किससे कम है, 0.05 से कम है। तो इसका मतलब कि ऑन एन एवरेज जो मेल है वो कितना अर्न कर रहे हैं आवरली वेज रेट, $7.10 पर आवर, और फीमेल कितना अर्न कर रही है, $4.58 पर आवर, राइट। अब अगर आप डिफरेंस निकालना चाहते हैं, दोनों में डिफरेंस कितना है, माइनस करो तो वैल्यू आपका अल्टीमेटली क्या आएगा, वही वैल्यू आएगा जो आपने पहले निकाला था, राइट। दैट इज 2.51 का जो वैल्यू था आपका, 2.51 का वैल्यू आया था ना पहले। ये वाला वैल्यू की बात कर रहा हूं मैं, ये देखो जब हमने सबसे पहले निकाला इसको। सो दिस इज द वैल्यू दैट यू हैव, ये वाला -2.51। अब ये देखो, ये जो आपका कांस्टेंट की वैल्यू है, ये सेम कांस्टेंट की वैल्यू कहां पे कन्वर्ट होगी, आपके मेल डमी में कन्वर्ट होगी, राइट। सेम वैल्यू देखो आपको नीचे यहां पे आपके मेल डमी वेरिएबल में दिखाई दे रही है। और अगर आप मेल को इनपुट कर देते हो आपकी कांस्टेंट टर्म को सप्रेस करे बिना, तो सीधी सी बात है, जब वैल्यू दोनों की दोनों सेम है तो परफेक्ट कोलिनियरिटी आएगी, और वहां पे आपका जो आपका सॉफ्टवेयर है वो क्या करता है, उसको एक्सक्लूड कर देता है ऑटोमेटिकली। पहले वाले सॉफ्टवेयर तो रन ही नहीं करते थे, आजकल जो है वो उसको एक्सक्लूड कर देते हैं जहां पे भी वेरिएबल में आपको परफेक्ट कोलिनियरिटी दिखाई देती है। ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट द क्वालिटेटिव वेरिएबल, राइट। उनको कन्वर्ट करके डमी वेरिएबल में आप ऐसे इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। सो ये हम बात करें अनोवा मॉडल की। हम क्या चेक करें, हम चेक करें एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। क्या चेक करें, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, कि ये जो दो मीन आए इन दोनों के अंदर क्या स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट डिफरेंस है क्या नहीं है। सिंपल अनोवा भी लगाओगे तब भी वही रिजल्ट आएंगे, यहां पे रिग्रेशन की मदद से भी हमने सेम रिजल्ट निकाले हैं, राइट। तो आप लीस्ट स्क्वायर डमी वेरिएबल रिग्रेशन लगा के भी अनोवा की हेल्प से आप ये सेम टू सेम रिजल्ट निकाल सकते हैं। सो किस किस प्रिकॉशंस का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहली जो प्रिकॉशन है आपको ये ध्यान रखनी है कि जितने भी डमी वेरिएबल हैं आपके पास, जितने भी आपके पास डमी वेरिएबल हैं, आप कितने डमी वेरिएबल बना सकते हैं। अगर आपके पास दो हैं कैटेगोरिकल वेरिएबल्स, मतलब दो कैटेगरी हैं जेंडर में, अगर फीमेल और मेल है, तो आप डमी वेरिएबल कितने बना सकते हैं, एक बना सकते हो सिर्फ। मींस कि आपको ये बात ध्यान रखनी है, दीज आर द क्वेश्चंस हैं ये सारे के सारे जो आपको ध्यान रखने हैं। वो ये पहला कि आप m-1 डमी वेरिएबल जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, पहला क्वेश्चन। अगर आप जितने आपके पास कैटेगरी हैं उतने डमी वेरिएबल बनाना चाहते हैं, सप्रेस द कांस्टेंट टर्म, राइट। लेकिन उससे आपको डिफरेंस एकदम नहीं मिलेगा, डिफरेंस आपको बाद में निकालना पड़ेगा। दिस इज व्हाट यू हैव टू थिंक प्रियोर, राइट। दूसरा जो क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है वो ये कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप बेस कैटेगरी किसको बना रहे हो, आप बेंचमार्क कैटेगरी किसको बना रहे हो। अगर आपने एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिया, एक डमी वेरिएबल लिया सिर्फ m-1 करके, तो वो किसको लिया वो बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जो जीरो होगा उसी के कंटेक्स्ट में एक्सप्लेन किया जाएगा इस पर्टिकुलर रिग्रेशन कोएफिशिएंट को। सो दूसरा क्वेश्चन वो आपको यह ध्यान रखना है क्या,
कि आपका बेस कैटेगरी या बेंचमार्क कैटेगरी आपने क्या बनाया हुआ है, दैट इज ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट किस कंटेक्स्ट में? मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट। आप जैसे ही चेंज कर देंगे आपके बेस वेरिएबल को, बेस कैटेगरी को, वैसे ही आपको दिखाई देगा कि आपके रिग्रेशन रिजल्ट्स की जो इंटरप्रिटेशन है वो भी चेंज हो चुकी है। तीसरा जो आपको क्वेश्चन ध्यान रखना है वो ये कि जो इंटरसेप्ट वैल्यू है, जो बीटा 1 है आपका, राइट, जो बीटा 0 है, सॉरी, यहां पे आपका जो इंटरसेप्ट टर्म है ये रिप्रेजेंट किसको करती है? इंटरसेप्ट टर्म रिप्रेजेंट करती है जो आपने बेस वेरिएबल बना रखा है उसको, मींस जो 0 है उसको रिप्रेजेंट करेगी आपकी ये पर्टिकुलर जो आपकी इंटरसेप्ट वैल्यू है वो। चौथा जो क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है वो ये कि जो रिग्रेशन के रिजल्ट आते हैं, लीस्ट स्क्वायर डमी वेरिएबल रिग्रेशन के रिजल्ट, वो क्या दर्शाते हैं? वो दर्शाते हैं डिफरेंशियल इंटरसेप्ट्स। क्या दर्शाते हैं? डिफरेंशियल इंटरसेप्ट्स। डिफरेंशियल इंटरसेप्ट्स का मतलब दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है वो दिखाते हैं। जैसे कि जो आप ये रिग्रेशन देख रहे हैं यहां पे, ये देखो, ये वाले पर्टिकुलर रिग्रेशन को अगर आप चेकआउट करेंगे, यहां पे आपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल ले रखा मेल को। सो मेल जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसकी वैल्यू है, उसके रिग्रेशन कोएफिशिएंट की वैल्यू है 2.51। दिस इज अ डिफरेंशियल इंटरसेप्ट, मींस फीमेल के मुकाबले में मेल का आवरली वेज रेट $2.51 ज्यादा है। तो आपका जो इंटरसेप्ट है वो डिफरेंशियल है, मींस डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा है दोनों के दोनों कैटेगरी के बीच में, बीइंग मेल और बीइंग फीमेल में आपको डिफरेंस दिखाई दे रहा है। सो दिस इज व्हाट, दिस इज द डिफरेंशियल इंटरसेप्ट। अब देखो, ये 100% रिसर्चर पे डिपेंड करता है कि आपको बेंचमार्क कैटेगरी किसे बनाना है। अगर आप देखना चाहते हैं, आप हो सकता है कोई रिसर्चर ये चेक करना चाहता हो कि मेल कितना ज्यादा कमा रहा है, किसी का क्वेश्चन ये हो सकता है, किसी का क्वेश्चन ये हो सकता है कि ये चेक करना चाहता हो कि फीमेल कितना कम कमा रहे हैं। बात चाहे एक ही है, बट फ्रेमिंग ऑफ क्वेश्चन अलग अलग है। और जैसे फ्रेमिंग ऑफ क्वेश्चन अलग अलग हुआ आपके रिसर्च में, वैसे ही आपका जो बेस कैटेगरी बनाना और जिसको डमी वेरिएबल बनाना, दोनों के कंसेप्ट चेंज हो जाएंगे। बट इट इज प्योर अप टू यू कि आप बेंचमार्क कैटेगरी किसको बनाना चाहते हैं, राइट, और किसको नहीं बनाना चाहते। और लास्ट बात आपको यह ध्यान रखनी है वो ये कि डमी वेरिएबल में आपको M-1 कैटेगरी के ही डमी बनाने हैं अगर आप सही रिजल्ट लाना चाहते हैं तो, नहीं तो आपका रिग्रेशन रिजल्ट जैसे हमने देखा वो रन ही नहीं करेगा, राइट। और एक और बात ध्यान रखनी है, अगर आप चाहते हैं जितनी कैटेगरी हैं उतने की आप डमी बनाना चाहें, जस्ट सप्रेस द कांस्टेंट टर्म। जैसे ही कांस्टेंट टर्म को आपने सप्रेस किया वैसे आपको इंडिविजुअल के मीन आपके सामने दिखाई देंगे, और वो स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है कि नहीं है उसका हमें कैसे पता चलेगा? अगर उसकी पी वैल्यू 0.05 से कम आपके सामने आपको होती हुई दिखाई दी तो। So this is for the ANOVA model. This is for the what are the questions that we need to take if we are calculating the least square dummy variable regression. इन सारी की सारी चीजों का हमें ध्यान रखना है। अगर इन चीजों का हम ध्यान नहीं रखते तो हमारे जो रिजल्ट हैं वो हो सकता है सही तरीके से ना आए। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम एनकोवा मॉडल करेंगे। एनकोवा मॉडल का सिंपल सा मतलब क्या होता है उसको मैं प्रीव्यू आपको बता देता हूं। एनकोवा मॉडल का मतलब होता है वो वाले रिग्रेशन इक्वेशन जहां पे आप एनालिसिस ऑफ कोवेरिएंस कर रहे हो। एनकोवा है एनालिसिस ऑफ कोवेरिएंस, एनालिसिस ऑफ कोवेरिएट्स, जहां पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल दोनों हो सकते हैं, क्वालिटेटिव वेरिएबल एंड क्वांटिटेटिव वेरिएबल। क्वालिटेटिव वेरिएबल में जैसे आपने बीइंग फीमेल ले लिया, बीइंग मैरिड ले लिया। क्वालिटेटिव वेरिएबल में हम एजुकेशन ले सकते हैं, एक्सपीरियंस ले सकते हैं। सो दैट इज द एनकोवा मॉडल, जहां पे आप ब्लेंड कर देते हो इंडिपेंडेंट वेरिएबल में किसका, आपके क्वालिटेटिव वेरिएबल का एंड द क्वांटिटेटिव वेरिएबल का। सो वो मॉडल कौन सा बन जाता है, वो एनकोवा मॉडल बन जाता है। सो नेक्स्ट लेक्चर में प्रैक्टिकली हम उसको भी सोल्व करके देखेंगे कि एनकोवा मॉडल की रिग्रेशन इक्वेशन क्या होती है, और फिर उस एनकोवा मॉडल की स्टार्टा के अंदर आप एप्लीकेशन क्या कर सकते हैं, उसके रिजल्ट जो आएंगे उन रिजल्ट का अल्टीमेटली मतलब क्या होगा, इसका हम बात अपने
नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके, आई होप कि आपको समझ आया होगा। अगर किसी को कोई डाउट है देन डू आस्क, नो इश्यूज एट ऑल।